हिंदुस्तान को हमेशा से सोने की चिड़िया कहा जाता रहा, लेकिन सिर्फ धन संपदा के लिए नहीं बल्कि ज्ञान, विजडम और नॉलेज के बेस पर भी। लेकिन सीरियसली सोचिए कि हिंदुस्तान ने कई ऐसी चीजें आज तक इजाद की हैं, खोजी हैं, जिसका श्रेय कभी भी हिंदुस्तान को नहीं मिला। एक बार सीरियसली सोचिए कि जिस फोन के अंदर इस वक्त आप वीडियो देख रहे हैं या आपके आसपास फोन मौजूद है, उसके अंदर जो कैलकुलेटर चलता है, जो इंटरनेट चलता है, जो वायरलेस सिग्नल आता है, उसकी फाउंडेशन कहां से आई थी? क्योंकि हिस्ट्री की बुक्स आपको जो बताती हैं वो पूरी कहानी शायद सच नहीं, क्योंकि हिस्ट्री की बुक्स सिकंदर को महान कहती हैं, अकबर को महान कहती हैं, लेकिन असल में जो महान होता है उसे महान नहीं कहती। क्यों? क्योंकि वो हमारे हिंदुस्तान से जुड़ी हुई चीज है। अगर मैं आज आपको 8 ऐसी चीजें बताऊं जो इंडिया ने दुनिया को दी और दुनिया ने कभी उसका श्रेय इंडिया को नहीं दिया, तो चौंकिएगा मत। सबसे पहले जीरो, जिसके बारे में आप पहले से जानते हैं, जिसके बिना कंप्यूटर नहीं चल सकता। वायरलेस कम्युनिकेशन, इसके बिना तुम्हारा फोन यूजलेस हो जाएगा। प्लास्टिक सर्जरी, जिसे मॉडर्न साइंस अपनी अचीवमेंट बताती। चेस का गेम जो इंडिया से दुनिया में गया था। और गॉड पार्टिकल, जिसके नाम में एक इंडियन साइंटिस्ट छुपा हुआ है। और सबसे शॉकिंग बात, इनमें से कई चीजों का प्रूफ डॉक्यूमेंटेड है, लेकिन हमें कभी डिटेल में यह पढ़ाया ही नहीं गया। क्यों? शायद क्योंकि हिस्ट्री सिर्फ डिस्कवरीज की नहीं होती, हिस्ट्री पावर की भी होती है। और जिसने दुनिया पर रूल किया, जिसकी लाठी उसकी भैंस, और उसी ने वो कहानी लिखी जो हमें और आपको पता लगती रहे। एक सिंपल सा सवाल, अगर जीरो ना होता तो क्या होता? कोई कैलकुलेटर ना होता, कोई कोडिंग नहीं होती, कोई एआई नहीं होता, कोई कंप्यूटर नहीं होता, क्योंकि मॉडर्न कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज पर चलती है, 0 और 1। और यही रीजन है कि कई हिस्टोरियन जीरो को ह्यूमन सिविलाइजेशन की सबसे रिवॉल्यूशनरी डिस्कवरीज में गिनते हैं। ब्रिटिश मैथमेटिशियन लांसलेट होगविन ने लिखा था कि मैथमेटिक्स के इतिहास में इंडिया के जीरो जितना रिवॉल्यूशनरी कदम शायद कोई नहीं था। अब यहाँ इंटरेस्टिंग चीज ये आती है कि कई लोग मानते हैं कि आर्यभट्ट ने जीरो इन्वेंट किया था, लेकिन टेक्निकली उन्होंने प्लेस वैल्यू सिस्टम को आगे बढ़ाया। और बाद में ब्रह्मगुप्त ने पहली बार जीरो के मैथमेटिकल रूल्स लिखे थे, यानी कि जीरो सिर्फ सिंबल नहीं रहा, एक एक्चुअल नंबर बन गया। ये बहुत बड़ा मोमेंट था, क्योंकि उससे पहले नथिंग को नंबर की तरह ट्रीट ही नहीं किया जाता था। और यही इंडियन नंबर सिस्टम अरब देशों के थ्रू यूरोप तक पहुंचा। इसीलिए आज भी कई जगह पर इसे अरेबिक न्यूमेरल्स कहा जाता है, लेकिन इसकी रूट्स इंडिया थी। और सोचिए, आज पूरी डिजिटल सिविलाइजेशन एक इंडियन मैथमेटिकल आइडिया पर खड़ी हुई है। लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसने लिटरली आपके फोन की फाउंडेशन रखी। वायरलेस कम्युनिकेशन, जिस इन्वेंशन का नोबेल किसी और को मिला, 1909 ये वो साल था दुनिया जब सेलिब्रेट कर रही थी। मार्कोनी को नोबेल प्राइज दिया गया था वायरलेस टेलीग्राफी के लिए। दुनिया कह रही थी कि मार्कोनी ने रेडियो इन्वेंट किया, लेकिन उसी समय कैलकाटा में एक साइंटिस्ट था जो बहुत ही शांति के साथ अपने रिसर्च कर रहा था। उनका नाम आप सब ने सुना है, जगदीश चंद्र बोस। 1895 में बोस ने कोलकाता टाउन हॉल के अंदर पब्लिक डिमॉन्स्ट्रेशन दी थी। उन्होंने रेडियो वेव्स की मदद से एक बेल बजा दी थी और गन पाउडर एक्सप्लोड किया था 2 वॉल्स के पार, यानी कि 2 दीवारों के पार 23 मीटर की दूरी पर। अब यहां शॉकिंग बात यह है कि यह डिमॉन्स्ट्रेशन मार्कोनी की फेमस पब्लिक डेमो से लगभग 2 साल पहले हुई थी, लेकिन फिर भी इसका डोमेल किसको मिला? मार्कोनी को। तो फिर हिस्ट्री में मार्कोनी फेमस क्यों हो गया? क्योंकि बोस बिजनेसमैन नहीं थे और उस समय पर लाठी हिंदुस्तान के हाथ में नहीं। वो पेटेंट्स में बिलीव नहीं करते थे। उनका मानना था कि साइंस ह्यूमैनिटी के लिए होनी चाहिए, प्रॉफिट के लिए नहीं, और इसी चीज का फायदा उठाया गया। और बोस ने जो मर्करी कोरियर डिवाइस बनाई थी, जो रेडियो सिग्नल्स डिटेक्ट करती थी, उसी कॉन्सेप्ट को मार्कोनी ने अपने वायरलेस ट्रांसमिशन सिस्टम में यूज किया और बाद में नोबेल प्राइज जीत लिया। इस घटना के कई साल बाद मार्कोनी के ग्रैंडसन फ्रांसिस्को मार्कोनी ने यह खुद कहा था कि मेरे दादा प्रोपेगेटर थे, इन्वेंटर बोस थे। और IEEE, जो दुनिया की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, उसने बोस को ऑफिशियली फादर ऑफ रेडियो साइंस कहा था। मतलब कि आपका और हमारा ये जो वाईफाई सिस्टम आज है, या हमारे फोन में जो ब्लूटूथ सिस्टम है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, सबकी जड़ें, सबका इन्वेंशन सबसे पहले भारतीय वैज्ञानिक ने किया, भारतीयों ने किया, एक इंडियन साइंटिस्ट ने किया था। लेकिन अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो मॉडर्न मेडिसिन की फाउंडेशन है, और यह तब हुआ जब यूरोप में सर्जरी ऑलमोस्ट एग्जिस्ट नहीं करती थी। आज से लगभग 2600 साल पहले यूरोप के कई हिस्सों में बीमारी को सुपरनैचुरल मानते थे, लेकिन इंडिया में उस वक्त पर एक डॉक्टर एक डिटेल्ड सर्जिकल टेक्स्ट बुक लिख रहा था, जिनका नाम है सुश्रुत, और उनकी किताब का नाम है सुश्रुत संहिता। इस किताब के अंदर क्या था? कॉन्ट्रैक्ट सर्जरी, फ्रैक्चर ट्रीटमेंट,
300 से ज्यादा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स और नोज रिकंस्ट्रक्शन यानी कि प्लास्टिक सर्जरी। अब यहाँ कॉन्टेक्स्ट को समझिए, उस समय युद्धों में नाक काटना पनिशमेंट हुआ करता था और सुश्रुत ने एक ऐसी टेक्निक डेवलप की थी जिससे वो माथे की स्किन को यूज करके नाक को यानी हमारी नोज को दोबारा से बना सकते थे। आज मॉडर्न मेडिसिन इसे राइनोप्लास्टी कहती है, लेकिन इसका पहला डॉक्यूमेंटेड वर्जन इंडिया में था। 18वीं सेंचुरी के अंदर ब्रिटिश डॉक्टर इंडिया आए, उन्होंने ये टेक्निक देखी, सीखी और फिर यूरोप में जाके मॉडर्न डिस्कवरी की तरह इसे प्रेजेंट कर दिया। लेकिन जिस चीज को यूरोप डिस्कवरी कहता है वो इंडिया में सेंचुरीज पहले लिखी जा चुकी थी। लेकिन अब एक ऐसी चीज जो आज दुनिया का सबसे इंटेलेक्चुअल गेम मानी जाती है, उसकी कहानी भी इंडिया से ही शुरू हुई थी। ये चेस का गेम जो हम सब ने खेला है, शतरंज का गेम, ये इंडिया से ही दुनिया में गया है। आज चेस को स्ट्रेटेजी का अल्टीमेट गेम माना जाता है, लेकिन इसकी शुरुआत इंडिया में हुई थी। 6वीं शताब्दी में इसका नाम मिलता है और नाम था चतुरांगा। चतुरांगा का मतलब है 4 सेनाएं, इन्फेंट्री, कैवलरी, एलिफेंट्स और चैरियट्स। ये सिर्फ गेम नहीं था, ये मिलिट्री स्ट्रेटेजी सिखाने का एक तरीका था। इंडिया से पहले ये पर्शिया गया और यहाँ इसका नाम बना शतरंज, फिर यूरोप पहुंचा और धीरे धीरे मॉडर्न चेस बन गया। और एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि ये जो सांप सीढ़ी का खेल हम लोग बचपन से खेलते आ रहे हैं ना, स्नेक्स एंड लैडर्स का, इंडिया से ही गया है। 13वीं शताब्दी के अंदर इसका नाम था मोक्षपट, जहां स्नेक्स रिप्रेजेंट करते थे पाप को और लेडर्स रिप्रेजेंट करते थे वर्च्यूज यानी कि पुण्य को। गेम के अंदर फिलॉसफी छिपी हुई थी। आज पूरी दुनिया ये गेम्स खेलती है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसकी शुरुआत इंडिया से हुई थी। अगर आप ये बात जानते थे तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मुझे बड़ी खुशी होगी कि आपको ये बातें पहले से पता थी। लेकिन अगर नहीं जानते थे तब भी मुझे बताइएगा, इससे मेरी हौसला अफजाई होगी कि मैंने आपको कोई नई बात बताई। लेकिन अब एक ऐसी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं जो आप रोज यूज करते हो और शायद आपने कभी नोटिस भी नहीं की होगी, वो है सुबह उठकर शैम्पू लगाना। शर्ट पहनते हो, बटन्स बंद करते हो, लेकिन शायद आपको ये पता नहीं है कि इन सब की रूट्स भी इंडिया से जुड़ती हैं। शैम्पू वर्ड संस्कृत के चंपू से आया है, जिसका मतलब होता है हेड मसाज। ब्रिटिश लोग इंडिया आए और यहां उन्होंने हर्बल ऑयल मसाज ट्रेडिशन को देखा, यानी कि यही वर्ड इंग्लैंड लेकर गए और ग्लोबल शैम्पू इंडस्ट्री बिलियंस में चली गई, लेकिन वर्ल्ड इंडिया का है। अब बटन्स की बात करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय से इस शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि लगभग 5000 साल पहले कॉटन कल्टीवेशन इंडिया में शुरू हुई। और जब दुनिया के कई हिस्सों में एनिमल स्किन पहनी जा रही थी, उस समय पर ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस ने इंडियन कॉटन को डिस्क्राइब किया था। उन्होंने लिखा है कि वूल मोर ब्यूटीफुल देन शीप, मतलब तुम रोज सुबह इंडिया के इन्वेंशंस यूज करते हो और रियलाइज भी नहीं करते। हमें हमेशा लगता है कि ये जितनी भी डिस्कवरीज हुई वो इंडिया के कहीं बाहर हुई है, लेकिन अब एक और चीज मैं आपको बताता हूं, उसके बिना यूट्यूब भी नहीं चलता है। जी हाँ, जिस वायर पर फाइबर ऑप्टिक्स पर पूरा इंटरनेट दौड़ता है, अभी आप जो वीडियो देख रहे हो ना, ये भी किसी इंटरनेट पर ही देख रहे हैं। और ये इंटरनेट की जो फाइबर ऑप्टिक्स होती हैं, जिस फाइबर ऑप्टिक्स के थ्रू आप तक ये इंटरनेट पहुंचता है, आपके डिवाइस तक इंटरनेट पहुंचता है, ये वीडियो आप तक पहुंचती है, वो इंटरनेट भी इंडिया की ही खोज था। ये टेक्नोलॉजी जैसे दुनिया को बदल दिया, उसके पीछे भी एक हिंदुस्तानी था, नरेंद्र सिंह उनका नाम था और एक इंडियन फिजिसिस्ट वो हुआ करते थे। 1950 के दशक की बात है, उन्होंने लाइट ट्रांसमिशन पर रिसर्च की और मॉडर्न फाइबर ऑप्टिक्स की फाउंडेशन रखी। आज नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ग्लोबल बैंकिंग सब इसी टेक्नोलॉजी की वजह से चल रहे हैं। लेकिन जब फाइबर ऑप्टिक्स के लिए नोबेल प्राइज देने का नंबर आया तो वो हमारे हिंदुस्तानी वैज्ञानिक को नहीं मिला। फिर भी फॉर्च्यून मैगजीन ने उन्हें कहा था कि अनसंग हीरो ऑफ द सेंचुरी, मतलब कि हमारी ये पूरी डिजिटल लाइफ एक इंडियन डिस्कवरी पर चलती है जिसका हमें पता तक नहीं है। लेकिन अब एक सबसे आखिरी चीज के बारे में मैं आपको बताता हूं, फिजिक्स की दुनिया में आपको लेकर चलता हूं। गॉड पार्टिकल का नाम आपने सुना होगा। यह हाल फिलहाल बीते 1 दशक की बात है जब गॉड पार्टिकल को असल में देखा, समझा और पढ़ा जाने लगा। लेकिन इसमें भी एक इंडिया छुपा हुआ है। कैसे बताता? 2012 CERN पूरी दुनिया सेलिब्रेट कर रही थी। साइंटिस्ट ने कहा कि हमने गॉड पार्टिकल ढूंढ लिया है। नाम था हिग्स बोसन। पीटर हिग्स ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे, लेकिन बोसन कौन था? सत्येंद्र नाथ बोस, इंडियन फिजिसिस्ट। उन्होंने आइंस्टीन के साथ मिलकर काम किया और क्वांटम फिजिक्स की एक ऐसी फाउंडेशन रखी कि पार्टिकल्स की पूरी कैटेगरी उनके नाम पर रख दी गई। बोसन्स, आज जब भी कोई साइंटिस्ट हिग्स बोसन बोलता है, वो इनडायरेक्टली एक इंडियन साइंटिस्ट का नाम ले रहा होता है। लेकिन कितने लोगों को यह पता है? हम हिंदुस्तानियों को अपनी इस अमूल्य धरोहर के बारे में पता ही नहीं है। यही वजह है कि जब दुनिया के सामने हम खड़े होते हैं तो शायद पैर कांप रहे होते हैं या हिंदुस्तानी को एक इंफीरियर कॉम्प्लेक्स आने लगता है। मैं हर एक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वो हकीकत की बात कर रहा हूं जहां पर बहस नहीं होनी चाहिए, वहां ये सबको पता होना चाहिए। इंडिया का सबसे बड़ा ग्लोबल एक्सपोर्ट आज योगा इंडस्ट्री $180 बिलियन से ज्यादा की है। अमेरिका, यूरोप,
पूरी दुनिया योगा करती है, लेकिन इसकी रूट्स भी इंडिया में है। जब तक हम इसे योग कह रहे थे कोई नहीं सुन रहा था। हमने योग का योगा कर दिया और लोग सुनने लगे, क्योंकि हम हमेशा वेस्टर्न वर्ल्ड की चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। लेकिन ये टेक्निक भी इंडिया की ओर हजारों साल पुरानी है। आज इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट होता है, लेकिन कभी ये सिर्फ इंडिया की स्पिरिचुअल प्रैक्टिस थी और शायद ये इंडिया की सबसे बड़ी ताकत रही है। ज्ञान जो सिर्फ मशीन्स नहीं है, माइंड को भी बदल रही है। तो दोस्तों, जीरो, वायरलेस कम्युनिकेशन, सर्जरी, चेस, फाइबर ऑप्टिक्स, गॉड पार्टिकल्स, योगा, ये सिर्फ इनोवेशंस नहीं है, इन्वेंशंस नहीं है, ये रिमाइंडर्स हैं कि इंडिया कभी सिर्फ एक कंट्री नहीं था, सोने की चिड़िया सिर्फ पैसों की बदौलत नहीं था। यहाँ ऐसा नहीं था कि सोना बहुत था, यहाँ पर वो ज्ञान था जो सोना पैदा कर सकता था। ये नॉलेज सिविलाइजेशन था। लेकिन हिस्ट्री हमेशा फेयर नहीं होती। कई बार जो डिस्कवरी करता है उसका नाम पीछे रह जाता है और जो दुनिया तक पहुंचाता है हिस्ट्री उसे याद रखती है। लेकिन सच फिर भी सच रहता है। और अब आप सब ये जान लीजिए कि आप आने वाले टाइम में इसी तरीके की डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियोस देखना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप तक ऐसी नई नई सच की कहानियां, सच की बातें आप तक पहुंचती रहें, फैक्ट्स फिगर्स पहुंचते रहें, तो आपको मुझे सब्सक्राइब करना होगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, जिससे कि मैं मोटिवेटेड रहूं और आपके लिए हमेशा नई नई वीडियोस लेकर आता रहूं। हम एक ऐसी फिर हिडन स्टोरी एक्सप्लोर करेंगे आने वाली वीडियोस के अंदर, जो शायद आपकी अंडरस्टैंडिंग को बदल दे। कमेंट में जरूर बताना कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं और कौन सी बातें आपको सबसे अच्छी लगती हैं और किन चीजों को मुझे अभी सुधारने की जरूरत है। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत मायने रखेगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।